देखो जॉन्डिस, जॉन्डिस पहचानने के लिए तुमको सबसे पहले क्या देखना होगा। तो कोई भी पेशेंट अगर तुम्हारे पास जॉन्डिस के लिए आएगा तो तुम देखिएगा, स्टार्टिंग में आते हैं तो तुम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, हिस्ट्री टेकिंग लेगा, लैब टेस्ट थोड़ी करेगा कि बिलीरुबिन देखेगा। मेनली बोला जाता है ना कि जब बिलीरुबिन 2.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन अकेला बिलीरुबिन हमारा नहीं कह सकता है कि हमको जॉन्डिस है कि नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और भी सिम्टम दिखने चाहिए, जैसे कि आँख स्क्लेरा का पीला होना, स्किन के पीला होना, और क्या, तो और उसके साथ साथ ईचिंग होना। तो ये सब क्या हो सकता है, जॉन्डिस का कारण हो सकता है। सिर्फ अकेला हाइपरबिलिरुबिनेमिया बहुत ही चीज़ों का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पेशेंट को बिलिरुबिन हाई है ब्लड में, इसका मतलब कि उसको जॉन्डिस है। लेकिन किसी को जॉन्डिस है तो उसको बिलिरुबिन हाई होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। उससे पहले ये वाला याद रखना है, ये क्या होता है, ये हमारा बिलियरी सिस्टम है। हमारा बाइल क्या होता है, बनता है कहाँ पे, लीवर के अंदर। आपको पता है हेपेटोसाइट बाइल बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लीवर है, यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, दोनों से एक एक डक्ट निकलता है जिसको कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों से बाइल जूस आ रहा है। ठीक है, और फिर ये आ जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट में। इधर से हमारा गॉल ब्लैडर, जहाँ पर मेनली बाइल स्टोर होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाता है, हमारा आ जाता है यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में। तो कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो मेनली हाई क्या करेगा, डिओड्रम से पीछे होके जाके पेनक्रियाज में मिल जाएगा। और पेनक्रियाज का जो अपना डक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट। तो जब पेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और उसके बाद ये अपना सेक्रिएशन डिओड्रम में डाल देता है। तो मेन हमारा एम क्या हुआ है इतना बड़ा बिलियरी सिस्टम पढ़ने के पीछे, देखिए सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो मेनली एंजाइम के थ्रू ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा फैट है ना, उसके ब्रेकडाउन के लिए हमारा बाइल जूस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है। मतलब कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए बाइल जूस होना ज़रूरी है। इसलिए इतना सारा डक्ट बना के हमारा डिओड्रम में बाइल आता है। ठीक है, अब जो जॉन्डिस है तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्टेरस। जैसे कि वोमिटिंग का होता है इमेसिस, वैसे ही जॉन्डिस का क्या होता है, इक्टेरस। इसमें आपको येलो डिस्कलरेशन मिलेगा स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो हम पहचानेंगे कैसे, एक तो स्क्लेरा के थ्रू, प्राइमरी साइट पूछेगा कि कहाँ पे होता है तो वो होता है स्क्लेरा। सेकेंडरी साइट पूछेगा तो टंग के नीचे। ठीक है, लेकिन यही अगर बहुत दिन तक ये जॉन्डिस रह जाए या बहुत दिन तक बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाए तो धीरे धीरे ये ग्रीन में हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बिलिरुबिन है ना वो ऑक्सीडाइज करके बन जाता है बिलिवर्डिन, जो ग्रीन कलर का होता है। सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जॉन्डिस का मतलब क्या हो गया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहने का क्या मतलब है, देखिए हाइपर मतलब ज़्यादा, बिलिरुबिन एमिया, एमिया मतलब ब्लड में बिलिरुबिन ज़्यादा होना। नॉर्मल जो प्रोड्यूस होता है ना, एक दिन में मेनली 0.2 से 0.3 ग्राम प्रोड्यूस होता है। हमारे शरीर में कितना रहता है, 0.2 से 1.2 मिलीग्राम रहता है। लेकिन जॉन्डिस कब होगा, जब 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर नॉर्मल कितना है, 0.2 से 1.2। ठीक है, तो 1.5 भी तो क्या हो जाएगा हमारा ये हाइपरबिलिरुबिनिया में आ जाएगा। तो क्या ये जॉन्डिस है, नहीं। जब तक कि हमारा स्क्लेरा सिम्टम्स शो नहीं करा, स्क्लेरा क्या हो गया, येलो नहीं हो गया और स्किन के अंदर येलोइश नहीं हो गई, तब तक हमारा जॉन्डिस नहीं है। ठीक है, तो टिश्यू जो डिपॉजिट होता है बिलिरुबिन में वो मेनली क्यों होता है, तो सीरम हाइपर बिलिरुबिनिया के कारण। तो इसका हम पहले एक चार्ट बताती हूँ, उस चार्ट से बहुत ही इजी हो जाएगा। उसको पढ़ने के पहले ये वाला डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, स्क्लेरा।
स्क्लेरा मेनली जब हमारा बिलिरुबिन लेवल कितना पहुंच जाए 3 mg/dl पहुंच जाए ना, तभी जो हमारा स्क्लेरा है वो वाइट से येलो हो जाता है। क्यों? बाकी का देखिए कुछ ना कुछ पिगमेंट होता है, लेकिन हमारा स्क्लेरा का कलर कैसा होता है? वाइट। वाइट पे कोई भी कलर ईजिली दिख जाता है। इसलिए हल्का भी बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है तो स्क्लेरा क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, वो ईजिली सीन भी हो जाता है। और दूसरा, ये जो हमारा बिलिरुबिन है और जो हमारा आई है उसमें इलास्टिन ज़्यादा होता है, बिलिरुबिन इलास्टिक में ज़्यादा डिपॉजिट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर पूछेगा तो क्या होगा? टंग। टंग भी हमारा एग्जामिन करने का साइट है। टंग के नीचे अंदर क्या कहेंगे पेशेंट को कि माउथ ओपन करो और टंग को ऊपर करो, देखेंगे कि येलो पाथ है कि नहीं वहाँ पर। ठीक है। तीसरा, स्किन। स्किन भी येलो हो जाएगा, लेकिन जैसा बताया कि अगर ज़्यादा दिन तक ये जॉन्डिस रहा और उसको चेकअप नहीं कराए तो ये धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है, तो वो क्या हो जाएगा? सीवियर केस में आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो बिलिरुबिन है वो ऑक्सीडाइज करके बिलीव हर दिन बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए पहले वो टेबल पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहने का क्या मतलब है? सेम सिम्टम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा वो है कैरोटिनोडर्मा। कैरोटिनोडर्मा में क्या होता है? इसमें जो कैरोटीन होता है ना वो बढ़ जाता है। कौन सा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन। इसके कारण जो हमारा स्किन है वो भी क्या हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो डिफरेंशियल तो हो जाएगा ना, तो हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इसमें क्या होता है ना, हमारा जो स्क्लेरा है वो येलो नहीं होता, सिर्फ स्किन येलो होता है। ये मेनली होता किस में है? तो ये हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। और होता क्यों है? जो ज़्यादा वेजिटेबल खाते हैं, जैसे कि कैरोट। कैरोट में क्या होता है? कैरोटीन होता है। जो ऑरेंज ज़्यादा खाते हैं, स्क्वैच खाते हैं, लीफी वेजिटेबल खाते हैं, उनमें ये कैरोटिनोडर्मा हो सकता है, जो ऐसा फॉल्स कर सकता है कि अच्छा जॉन्डिस तो नहीं हो गया है पेशेंट को। ठीक है, ये इजी हो गया। दूसरा क्या है? जो लोग ज़्यादा फिनॉल यूज करते हैं उनका भी स्किन येलो हो जाता है। या फिर क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा यूज करते हैं, एक ड्रग है जिसका नाम है क्यूनाक्राइन, इससे भी स्किन येलो हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्क्लेरा नहीं होता है। अब एक और साइन है जिससे हमें पता चल सकता है, जो हमारा यूरिन है ना वो डार्क कलर का होने लगेगा। तो यूरिन आप सोचिएगा डार्क कैसे होता है? वो तो येलो निकलता है। अभी आप पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगी तो पता चलेगा येलो निकलता है। तो डार्क कैसे? तो जब वो यूरिन जो हमारा बिलिरुबिन है ऑक्सीजन के कंसल्ट में आता है ना, तो वो डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन का एक क्या है? सिम्टम है। तो ये ऐसा होता क्यों है? जितना बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है और जितना बाहर निकल रहा है उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसके कारण ये मेनली हमारे शरीर में बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। तो देखिए मेनली प्रॉब्लम होता है या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या जो अपटेक है वो कम हो रहा है, कंजुगेशन कम हो रहा है, एक्सक्रीशन कम हो रहा है। तो आखिर ये है क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए समझाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा आरबीसी है, क्या? आरबीसी, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है क्योंकि स्प्लीन में सिर्फ ये मरता है, उसके बाद ब्लड के थ्रू ये आ जाता है लीवर में। तो उससे पहले इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं? ठीक है, क्योंकि लीवर में आना इतना भी इजी नहीं है। सबसे पहले आरबीसी बना हुआ रहता है किससे? हेमोग्लोबिन से। किससे? हेमोग्लोबिन से। अब ये हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है ये प्रोटीनस पार्ट है, हेम है जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है। तो जो प्रोटीनस पार्ट है वो प्रोटीन में टूट जाता है, उसके बाद अमाइनो एसिड में टूट जाता है, वो फिर से दूसरा यूज हो जाता है। हीम है, हीम बना हुआ क्या से है? तो ये बना हुआ है 4 पायरोलिंग से, और वो बीच में अटैच होता है आयरन से। तब ये आयरन बाहर निकल गया, तो हीम में क्या बच गया? सिर्फ बिलिरुबिन बच गया, 4 पायरोलिंग। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है कि ये जो मेनली ये सब हो रहा है, जो टूट रहा है, ये होता कहाँ है? तो ये होता है स्प्लीन या लीवर के रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल में। यहाँ पर मेनली हो क्या रहा है?
तो यहाँ पर बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो हमारा हेम है वो बिलिरुबिन में बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हेम से बनता है बिलिवर्दिन। हेम कहने का भी तो बता दिए क्या मतलब है, या तो ये हेमोग्लोबिन से आया है या मायोग्लोबिन से या साइटोक्रोम से आया है। हीम ऑक्सीडेज की मदद से ये बन जाता है बिलिवर्दिन। बिलिवर्दिन मेनली ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी आप कुछ पक्षियों को देखिएगा उनका पोती ग्रीन कलर का होता है, तो इसका मतलब उनमें क्या हो रहा है, बिलिवर्दिन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ साथ आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिंग है, ये जो मिथाइल रिंग है ये टूट जाता है, और जो अल्फ़ा रिंग है वो टूट जाता है। जो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा रिंग है ना, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ये स्ट्रेट रिंग बन जाएगा। जो रिंग था वो टूट के स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब क्या होता है, इसका रिडक्टेज होता है। ये जो मिथाइलिन है डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और बन जाता है बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन ही मेनली कहाँ चला जाता है, ये आ जाता है हमारे ब्लड में। और ब्लड के थ्रू, ब्लड में इसका क्या होता है, क्या ये बिलिरुबिन डायरेक्ट चला जाएगा हमारे लीवर में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिलिरुबिन पहले एल्बुमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद ये साइनोसाइड में चला जाता है। तो ये जो बिलिरुबिन और जो एल्बुमिन के साथ कॉम्प्लेक्स है, क्या ये टाइटली बॉन्ड है, नहीं, ये लूजली बॉन्ड होता है। ये लूजली बॉन्ड होता है, क्यों लूजली बॉन्ड होता है, क्योंकि जब साइनोसाइड में जाता है ना, मतलब लीवर के अंदर जाता है हेपेटोसाइट में, तो बिलिरुबिन वापस बिलिरुबिन चला जाता है लीवर में, और जो एल्बुमिन है वो वापस आ जाता है तो इसलिए ये लूजली एक दूसरे से फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके साथ साइनोसाइड में हमारा बिलिरुबिन चला गया। बिलिरुबिन में आपको एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम है ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, बिलिरुबिन को ऐड कर देता है किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, और फिर हमारा बन जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो हम कह सकते हैं लीवर के बाहर क्या है, हमारा जो बिलिरुबिन है वो अनकंजुगेटेड है, और लीवर के अंदर आके वो कंजुगेटेड हो गया। अब इसके बाद ये क्या होता है, तो इसके बाद ये चला जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, जो आगे बताती हूँ। ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए, जब लीवर से बाहर निकलेगा तो वो बिलिरुबिन कैसा होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये कैसा होता है, तो ये कंजुगेटेड रिवर्सिबल होता है, कभी भी बन सकता है फिर से अनकंजुगेटेड, नॉन कोवैलेंट होता है। ठीक है, एक को छोड़ के डेल्टा बिलिरुबिन जो इरिवर्सिबल होता है और कोवैलेंट होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद क्या होता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, तो वहाँ पे एक होता है बैक्टीरिया जो इसको फिर से अनकंजुगेटेड कर देता है और इसको बदल देता है इरोबिलिनोजेन में। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ज़्यादा तो ये फिकल के थ्रू निकल जाता है स्टूल की तरह, स्टार्कोबिलिन बन के ब्राउन कलर में, और कुछ पात फिर से ऑब्जर्व हो जाता है और वो किडनी की तरह, किडनी से यूरिन की तरह निकलता है। कैसा, तो वो मेनली होता है येलो कलर का। ठीक है, स्टूल ब्राउन कलर का, यूरिन येलो कलर का। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, क्या है, रिएक्शन है जिसको कहते हैं वेंडिनबर्ग रिएक्शन। इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा मेनली जो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड मेनली दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और कंजुगेटेड को डायरेक्ट कहते हैं, अनकंजुगेटेड को इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्या कह रहा है ना, जो ये एक होता है डेल्टा बिलिरुबिन, ये होता है ना कि हेपेटिक एक्सक्रीशन इसका सही से नहीं हो पाता है, इसलिए ये हमारे शरीर में ही रह जाता है। इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर में ज़्यादा होता है लेकिन ये शो नहीं करता है, तो इसी को तो कहते हैं डेल्टा बिलिरुबिन। ठीक है, अब आते हैं इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट में। तो इसमें मेनली ये चारों देखना पड़ेगा। हाइपर बिलिरुबिनिया होता क्यों है, ओवर प्रोडक्शन, हेपेटिक अपटेक कम जाने के कारण, हेपेटिक कंजुगेशन कमने के कारण, एक्सक्रीशन कमने के कारण। देखिए, या तो ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये हमारा इंडोथेलियल
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता ही नहीं है, या तो यहाँ पे जाके कंजुगेटेड तो बन जाता है, लेकिन ये कैनालिक पुलिंग में नहीं जाके वापस फिर से ब्लड में आ जाता है। तो ये सब मिली कारणों से हमारे बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या होगा, अगर ये लीवर में जाने से पहले हुआ तो ये क्या होगा, अनकंजुगेटेड होगा, लेकिन लीवर में जाने के बाद या उसके बाद हुआ तो ये कंजुगेटेड होगा। ठीक है, बढ़ेगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसका ये पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। एल्गोरिदम, फाइनली हम एल्गोरिदम में आ गए। देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन किए, लैब टेस्ट किए, AST, ALT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एल्बुमिन, तो क्या मिला, या तो सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या बिलिरुबिन के साथ लीवर टेस्ट भी भरे हुए हैं। सिर्फ अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो इसमें 2 होगा, जो 15% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है या 15% से कम। 15% से ज़्यादा है तो डायरेक्ट है, 15% से कम है तो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा या तो डुविन जॉनसन सिंड्रोम है या रोटर सिंड्रोम है। और इनडायरेक्ट बढ़ा है तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं, ड्रग के कारण, रिफामिसिन और प्रोविनिसिड, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, गिलबर्ट सिंड्रोम या क्रीगल नजर सिंड्रोम, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर या इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस के कारण हो सकता है। और अगर ये क्या है, बिलिरुबिन के साथ और भी टेस्ट हुए हैं तो 2 कारण हो सकता है, हेपेटोसेलुलर या कोलिएस्टैटिक पैटर्न। अगर हेपेटोसेलुलर कहेंगे तो AST ALT ज़्यादा होगा, और अगर कोलिएस्टैटिक कहेंगे तो ALP का ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोलिएस्टैटिक है तो इसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर इसमें भी 2 मिलेगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक। एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब कि डक्ट जो है वो डायलेटेड है, अगर डायलेटेड है तो हम उसमें CT स्कैन, MRCP, ERCP करते हैं, और डायलेटेड नहीं है तो फिर अम्मा टेस्ट, हेपेटाइटिस सीरोलॉजिक, हेपेटाइटिस से ये सब करेंगे। अगर निगेटिव रहा तो बायोप्सी कराएंगे, पॉजिटिव रहा तो भी बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, और अगर हेपेटोसेलुलर रहा तो वायरल कारण हो सकता है, टॉक्सिक के कारण हो सकता है, ये सेरुलोप्लाज्मिन के कारण हो सकता है, अन्ना के कारण हो सकता है। निगेटिव हुआ तो और टेस्ट करवाएंगे, और तब भी निगेटिव हुआ तो लीवर बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, जो बिलिरुबिन है ना हमारा, वो मेनली 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है तो इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले देख लीजिए कॉजेज ऑफ आइसोलेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। इनडायरेक्ट कितने कारण हो सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट के सिर्फ 2 हैं, डुविन और रोटर सिंड्रोम। जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो प्राइमरी बाइल एसिड में कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। अगर कोई पूछेगा प्राइमरी बाइल एसिड क्या है तो कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। ठीक है, उसका फिर डीऑक्सीजिलेशन होता है गट के द्वारा, तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो बन जाता है सेकेंडरी बाइल डक्ट। उसका क्या नाम है, डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए याद रखिएगा। कंजुगेटेड में फिर उसको ग्लाइसिन और टॉलिन से कंजुगेटेड करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, मेनली 2 है, यहाँ इससे 2 बनेगा, सॉरी इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, इससे। जैसे कि ग्लाइसिन है जो कोलिक एसिड के साथ कंजुगेट किया तो ग्लाइकोकोलिक एसिड, और टॉलिन कंजुगेट किया तो ये कोलिक एसिड। इस तरह से मेनली 8 बन जाएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।